हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट क्लास में नॉन साइक्लिक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दोनों कर लिए थे। तो आज मैं थोड़ा सा बता के उसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे बतानी है मैं वो बता के फिर लाइट रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था जिगजैग मूवमेंट के बारे में, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बारे में क्या होता है ये। मैंने कुछ इसमें आपको इंपॉर्टेंट टर्म में बता दी। मैंने बताया था लाइट पड़ेगी तब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा वो फियोफाइटिन के पास जाएगा पहले, फिर प्लास्टोक्विनोन के साथ जाकर साइटोक्रोम B6F से फाइटोसाइनिन प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। प्लास्टोसाइनिन हमें 700 नैनोमीटर 7 PS फर्स्ट जिसकी 700 नैनोमीटर में एब्जॉर्ब करता है लाइट को, तब वो वहाँ से जाके उस पर लाइट पड़ेगी। वो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा प्लास्टोसाइनिन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? देखो, इसको जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मिल रहा है, लेकिन इसको जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो हमारा प्लास्टोसाइनिन ला रहा है। किसका? इलेक्ट्रॉन PS सेकंड का ही। तो आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा कि सेम वही है। मैं बस इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ फेरोडक्सिन और प्लास्टोसाइनिन इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, प्लास्टोसाइनिन होता क्या है? प्लास्टोसाइनिन एक स्मॉल वाटर सोल्यूबल और कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन बिटवीन साइटोक्रोम B6F से कॉम्प्लेक्स से और 700 नैनोमीटर जो PS1 जिसको हम बोलते हैं वहाँ उनके बीच में हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और इसके बीच में ये है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन किस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? साइटोक्रोम B6F से लेके वो किसको दे रहा है? PS1 को दे रहा है। ठीक है, PS1 को दे रहा है। साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन PS1 को दे रहा है। उसके बाद आता है फेरोडोक्सिन। फेरोडोक्सिन भी एक स्मॉल वाटर सोल्यूबल आयरन सल्फर है। आयरन सल्फर प्रोटीन है। ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन था, ये आयरन सल्फर प्रोटीन है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। मतलब फेरिक से तो आपको पता ही चल जाता है आयरन से रिलेटेड है, साइनिन मतलब कि कॉपर से रिलेटेड है। फिर भी ये आ जाता है, इंपॉर्टेंट होता है कि ये कॉपर कंटेनिंग होता है। ये हमारा फेरोडोक्सिन हमारा आयरन कंटेनिंग और सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, कोटेड ऑन द स्टोमल साइड ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे NADPH और ATP का फॉर्मेशन होता है साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में। ठीक है। और जो हमारी साइक्लिक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, साइक्लिक में क्या होता है? प्लास्टोसाइनिन को दोबारा से इलेक्ट्रॉन PS1 को देना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक ही फोटो सिस्टम वर्क करता है, PS1। वो नॉन अप्रेस्ड रीजन में होता है, वहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होती है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन के को मेंटेन करने के लिए दोबारा से प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन से देना, वहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्वांटम यील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वांटम यील्ड और क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है? ठीक है, दोनों दोनों थोड़ा सा अंतर है, बस टर्म का क्या है, रेसिप्रोकल है आपस में। तो देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवोल्व, क्वांटम यील्ड होता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवोल्व, उस रिएक्शन के दौरान कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवोल्व हो रहे हैं और कितना क्वांटम यूज हो रहा है। देखो, 4 क्वांटम हमारे यूज हो रहे थे, 4 क्वांटम यूज हो रहे थे ना हमारे। 4 हमारे PS1 पे और 4 हमारे ये लाइट है, मतलब 4 क्वांटम की लाइट हमारे PS सेकंड पे पड़ रही थी, 4 क्वांटम की लाइट हमारे PS फर्स्ट पे। टोटल 8 हो गया। और कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था? फोटोलाइसिस तो एक ही बार होती है वाटर के, वहां से हमारे कितने ऑक्सीजन निकल रहा था? 1। तो एक ऑक्सीजन इवॉल्व में हमारे मतलब 1 ऑक्सीजन इवॉल्व में हमारे 8 क्वांटम लग रहा था, तो 1/8 = 0.25 क्वांटम यील्ड। ठीक है, ये हमारी क्वांटम यील्ड हो गई है। उसके बाद आता है हमारा क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है? कितना क्वांटम हमें रिक्वायर हुआ? तो कितना क्वांटम रिक्वायर हुआ था? 8 क्वांटम रिक्वायर होता है। कितना इवॉल्व ऑक्सीजन हुआ? एक ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ तो इक्वल टू 8, तो हमारा 8 क्वांटम रिक्वायर होता है। क्वांटम यील्ड हमारी 0.125 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं डार्क रिएक्शन, जिसको हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन और बायोसिंथेसिस रिएक्शन, स्ट्रोमल रिएक्शन, कितने भी नाम से जान सकते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको चारों टर्म बताई हैं। डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, बायोसिंथेसिस रिएक्शन और स्ट्रोमल रिएक्शन। इसमें होता क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको लाइट रिएक्शन बताया, तो अब मैं आपको बताती हूँ डार्क रिएक्शन में होता क्या है। इसमें होता है रिडक्शन, जो भी हमारा ATPase बना है उसकी हेल्प से हमारा यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? फूड बन गया था। या रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूज ऑफ ATP और NADPH2, फॉर्मेशन ऑफ शुगर। उसके बाद हमारा क्या होगा? ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ये प्योरली इंजाइमेटिक होता है। इंजाइम्स पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी डार्क रिएक्शन के बारे में होता है। मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी कैसे डार्क रिएक्शन का प्रोसेस चलता है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ डार्क रिएक्शन में होता क्या है। इसमें हमारी शुगर बनती है, लाइट पे डिपेंड नहीं करती। लाइट रिएक्शन हमारी लाइट पे डिपेंड करती है, और किस में होती है? वो ग्रेनुलोमेली में होती है। और डार्क रिएक्शन हमारी क्या होती है? स्ट्रोमा में होती है। और ये क्या करती है? रिडक्शन करती है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि हमें क्या बनाना है? अब कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ATP और NADPH जो हमारे लाइट रिएक्शन में बना, उनका यूज करके हमें रिडक्शन करना पड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का शुगर बनानी पड़ेगी, और लाइट पे डिपेंड नहीं करती, इंजाइमेटिक होती है। अब पढ़ते हैं, अब हम C3 साइकिल को पढ़ते हैं। देखो, ये डार्क रिएक्शन जो है ये C3 साइकिल से, इसमें ही हमारा जो हमारा ये इसमें हमारा फूड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। कैसे बनते हैं? उस प्रोसेस को C3 साइकिल बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो हमारा
3 कार्बन कंपाउंड का होता है। इस रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल रिडक्टिव फॉस्फेट भी रिएक्शन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, रिडक्टिव फॉस्फेट साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम केल्विन क्यों है? क्योंकि इसकी डिस्कवरी हमारे केल्विन ने की थी कोलेरा और साइनोडसमस में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो जब ये साइकिल चलती है, जब हमारा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं रिडक्शन होके, कैसे कैसे बनते हैं, तो उसमें 3 स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप आता है रिडक्शन और थर्ड स्टेप आता है हमारा जनरेशन, रीजनरेशन, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं, उसको रीजनरेट करना पड़ता है। तो इसलिए अब इस रिएक्शन में होता क्या है, मैं थोड़ा ओवरऑल थोड़ा बता देती हूँ, तो उसके बाद हम रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसकी पूरी साइकिल को पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का के लिए हमें 3 एटीपी और 2 NADPH2 लगते हैं, ठीक है। एक CO2 का कार्बोक्सिलेशन करने के लिए एक CO2 का यूज़ करेंगे तो हम हमारा क्या होगा, 3 ATP और 3 NADPH2 का यूज़ होता है। और हमारा जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो हमारा बनेगा, वो 6 कार्बन का होता है। तो एक कार्बन के लिए इतना लग रहा है, तो अगर हमें 6 कार्बन लेने पड़ेंगे, 6 कार्बन का होता है ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो इसलिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेने पड़ेंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे तो सोचो यहाँ पे हमारा 6 की इंटू मल्टीप्लाई इंटू 6 कर दो, ठीक है। अब उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन किसका होता है, RUBP, जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोलोज 1 बिस फॉस्फेट, ठीक है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है रुबिस्को होता है, BRUB बिस्को। उसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो हमारा 3PGA होता है, जिसको हम ट्रायोस शुगर बोलते हैं, ठीक है, फोस्फोग्लाइसराइड ग्लास एल्डिहाइड, ठीक है, फोस्फोग्लाइस एल्डिहाइड जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, जिसको हम ट्रायोस शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको साइकिल के बारे में बता देती हूँ। देखो मैंने आपको बायोलॉजी में एक बार और बताया था, जब हम क्रैब साइकिल पढ़ रहे थे, कि जो पायूरेट से जब हमारा पायूरेट से हमारे 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं, लेकिन हम क्रैब साइकिल में एक दिखाते हैं, क्योंकि प्रोसेस जितनी ज़्यादा इजी तरीके से हो जाए उस तरीके से हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं और उस प्रोसेस को करके दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर जितने प्रोडक्ट हमें बनाने हैं उस हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं। इस रिएक्शन को करने के लिए ईजी वे में हमें तीन कार्बन को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो 3 कार्बन को लेके चलेंगे, लेकिन हमें जो कंपाउंड बनाना है, जो हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, वो 6 कार्बन का होता है। तो हम क्या करेंगे, इस साइकिल को 2 बार चला देंगे तो हमारे 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 कार्बन लेके चल रहे हैं। तो इस साइकिल को हमें एक बार दिखाया है, इस साइकिल को हमें एक बार दिखाया, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितने भी एटीपी बन रहे हैं, जो भी कुछ बन रहा है, उसका फिर हम डबल कर देंगे, वो हमारा टोटल साइकिल बन जाएगी एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो इस साइकिल को हमें 2 बार चलाना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलेंगे तो हमारे 6 NADPH और 9 ATP लगेंगे, और हमारा जो कंपाउंड बनेगा 3 ग्लाइस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 6 NADP पॉजिटिव और 9 ADP बनेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम करके दिखाते हैं होता कैसे है। जैसे हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसके बाद हमारा RUBP मैंने बताया था, पहला हमारा ये सबस्ट्रेट हम यूज़ करेंगे। ये हमारा 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 5 कार्बन, ये 1 कार्बन कंपाउंड है, CO2 तो 1 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इसके 3 लेंगे और फिर इनका जब हम रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बनेगा, उस प्रोसेस को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करना, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना। उसके बाद हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। ये जो 3 है ना, ये 3 मतलब कि फॉस्फेट जो लगा है वो 3 पोजीशन पे लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका 3 कार्बन कंपाउंड नहीं है, ये है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, मतलब कि ये 3 पोजीशन पे लगा है, और इसके 6 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कंपाउंड है, 6 कंपाउंड, मतलब कि अब देखो 3 और ये 5 कार्बन का कंपाउंड, 3 5 15 16 17 18, टोटल 18 है, तो हमें इसको भी 18 बनाना पड़ेगा। तो 16 6 1 6 6 12 6 3 18, तो यहाँ पे भी हमारा 18, क्योंकि हमें वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। रिएक्शन बनाने के लिए हमें कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को इक्वल करना पड़ता है, तो इन दोनों के इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे 6 से इंटू करना पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद आता है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हमारा एक और हमारा ATP लगेगा। हमारा क्या बनेगा, 6 ATP से 6 ADP लगेगा, तो हमारा क्या बनेगा, 6 कार्बन फिर से बनेंगे हमारे 1 3 20 फॉस्फो, हमारा एक और फॉस्फेट का ग्रुप ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो हमारे 2 फॉस्फेट का ग्रुप है, ये पोजीशन है फॉस्फेट की, कार्बन 1 पे लगाया, कार्बन 2 पे लगाया, तो बस ये उसी के लिए है, बाकी कार्बन 6 ही कंपाउंड है हमारे। उसके बाद हमारा इसको हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन में हमारा क्या करना पड़ता है, या तो हमारा ऑक्सीजन का रिमूव कर दो, या हाइड्रोजन का एडिशन कर दो। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ, यहाँ पे हमारा फॉस्फोग्लाइसरेट से बना है ग्लाइस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 20 फॉस्फोग्लाइसरेट से हमारा ग्लाइस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया, और एक हमारा क्या लगा, NADPH से NADP पॉजिटिव बना, ठीक है। ये हमारा रिडक्शन हुआ है इसमें, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका 20 फॉस्फोग्लाइसरेट का हमारा रिडक्शन हो रहा है, और इसका हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये हमारी
रिडक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, जब हमारा ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, उसके बाद इस ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसको हम यहाँ से बाहर ये 6 कार्बन कम ये 6 इसके 6 कंपाउंड नहीं है ये, मतलब कि 6 पार्ट्स में है ये, तो इसका एक पार्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे और बाकी 5 को हम वापस साइकिल में जाने देंगे, क्योंकि उसका रीजन हमें किसको आरयूबी जो हमने यूज़ करा है उसका रीजनरेशन भी हमें करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस साइकिल में ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 1 कंपाउंड हम यहाँ ले लेंगे, बाकी 5 के कंपाउंड को हम जाने देंगे रिएक्शन में दोबारा से। अब दोबारा से रीजनरेट करने के लिए हमारा एक और एटीपी लगेगा, मतलब कि हमारा 3 एटीपी से 3 एडीपी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे 2 मतलब कि 3 ऑक्सीजन लेके चल कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल रहे थे, तो हमारे 6 लग रहे थे, मतलब कि 2 एटीपी यूज़ हो गए एक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मतलब कि एक एटीपी लग गया एक अमर ऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो अब हम अपने टोटल देख लेते हैं। टोटल अब देखो, इस साइकिल को हमें 2 बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज के हमें क्या बनाने हैं, 2 मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे 3 कार्बन कंपाउंड के, तो हमारा 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इस साइकिल को 2 बार चलाना पड़ेगा, तो देखो 6 यहाँ लगे, 3 यहाँ लगे, टोटल कितने लग गए 9। अब इसको हम जब हम इसको डबल करेंगे तो 18 एटीपी हो जाएंगे ना, और यहाँ पे हमारे 6 NADPH लगे, और हम जब इस साइकिल को डबल करेंगे तो हमारे 12 NADPH हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस साइकिल में कुछ ना, मैं एक बार आपको ओवरऑल दोबारा बता देती हूँ, कुछ नहीं करना हमें इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलना है, और हमारा जो सबस्टेट है वो RUBP है, इतना याद कर लो। जो सबस्टेट हमारा RUBP है और कार्बन डाइऑक्साइड हम देंगे उसे कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, और हमारा फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जो बनेगा वो हमारा फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा, वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। उसके बाद जब हमारा एक और फॉस्फेट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एनर्जी को जनरेट करना है, तो इसलिए हम एक और फॉस्फेट इसमें हम डालेंगे, तो हमारा 1,3 bis फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा, तो हमारे यहाँ पे हमें 6 एटीपी देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद हमारा ये रिडक्शन हुआ है यहाँ से, तो उसके बाद हमारा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बिस फॉस्फोग्लाइसरेट को ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा रिडक्शन प्रोसेस होगा। यहाँ से हमारा NADP ऐसे NADP पॉजिटिव बना, हमारा उसका ऑक्सीडेशन हुआ, हमारा जो ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है 3 कार्बन कंपाउंड है, इसको हम यहाँ से एक कंपाउंड को हम यहाँ से ले लेंगे, बाकी जो 6 है उसको वापस से साइकिल में वो वापस से चले जाएंगे, क्योंकि उसको हमें क्या करना है, RUBP का रीजनरेशन भी करना है, तो इससे हमारा RUBP का रीजनरेशन हो जाएगा, दोबारा से हमारे 3 एटीपी लगेंगे रीजनरेट करने के लिए। तो टोटल कितने एटीपी लगे, 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल रहे हैं तब हमारे 9 एटीपी लग रहे हैं, अगर हम 6 लेके चलेंगे तो हमारे 18 लगेंगे, सिंपल, ठीक है। 18 हमें इसलिए लगेंगे क्योंकि हमें ग्लूकोज मोलिक्यूल बनाना है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, इसके 2 मोलिक्यूल लेंगे तब जाके हमारा ग्लूकोज बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने के लिए 3 एटीपी 2 NADPH लग रहा है, रिसाइकिल साइकिल, ये ऐसे ओवरऑल दिखाया, क्योंकि हम वैसे 3 लेके गए थे, लेकिन वैसे देख लो, अगर 3 लेके गए थे तो हमारे 9 लग रहे थे, 1 लेके चलेंगे तो 3 लगेंगे, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मोलिक्यूल बनाने के लिए जो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो उसके लिए हमें मतलब कि हमें 6 CO2 का रिडक्शन करना पड़ेगा टू फॉर्म 1 ग्लूकोज बनाने के लिए, तो हमें कितने एटीपी लगेंगे, 18 एटीपी और 12 NADPH। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज कभी भी हमारा क्या नहीं करता, ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूस हो जाएगा ना वो अपनी फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आता आता, तो इसलिए हमें सुक्रोज में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करना पड़ता है। तो ये हमें सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर करेंगे, तो सुक्रोज कितने का होता है, 12 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसलिए हमें कितने एटीपी की जरूरत पड़ेगी, 36 एटीपी की जरूरत पड़ेगी, और 24 NADPH2 की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो हमारे 3 एटीपी 2 NADPH लगेगा, फिर इसी को ही कैलकुलेट करते चलना, एक के लिए 3 लगेगा, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6, तो 6 के लिए कितने लगेगा, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो। सुक्रोज कितना होता है, 12 कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन कंपाउंड का ये कंपाउंड है, तो इतना लग रहा था, 12 के लिए कितना लगेगा, इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 2 की मल्टीप्लाई करो, 24 36 आ जाएगा, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 और 12 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब आपको C3 साइकिल में कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मुझे, अगर आपको थोड़ी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट हमारा जो भी बचेगा हम कवर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टेप टू बायोलॉजी। थैंक यू।